एक ऐसा जजीरा जहां इतना सोना और खजाना मौजूद है कि वो पूरी दुनिया की गुर्बत खत्म कर सकता है, लेकिन वहां इतने खतरनाक ट्रैप्स बिछे हुए हैं कि आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। इस एडवेंचर से भरपूर कहानी की शुरुआत इंडोनेशिया के एक जजीरे से होती है, जहां कुछ गैंगस्टर्स की टीम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। दरअसल जंगल के अंदर सर्च के दौरान उन्हें कुछ अनोखी चीजें मिली थी। ये चीजें बहुत ज्यादा कदीम एंशंट थी, जिनकी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत थी। इसीलिए वो सब इतने खुश थे कि उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। अब वो सब ऐसी बात का जश्न मना रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी साइड में टॉयलेट करने चला जाता है, लेकिन चलते चलते अचानक इसे जमीन पर एक मास्क नजर आता है। वो मास्क लोहे का था और आज के जमाने में इस तरह के मास्क इस्तेमाल नहीं होते। वो आदमी सोचने लगता है कि ये यहाँ कैसे आया। अब वो इसी जगह से थोड़ा आगे जाकर एक एक्सप्लोर करने लगता है। तभी इसे पहाड़ के बीच एक छोटी सी सुरंग नजर आती है। अब इस गैंगस्टर को बहुत ज्यादा तजस्सुस होता है कि आखिर अंदर क्या हो सकता है। इसीलिए वो अपने साथियों को बताए बगैर इस छोटी सी गार के अंदर चला जाता है। इसका ख्याल था कि शायद यहाँ और भी ज्यादा कदीम चीजें मौजूद होंगी और वो सब चीजें अकेला ही अपने पास रखेगा। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि बाहर से ये गार छोटी दिखाई देती थी, लेकिन अंदर से ये बहुत ही बड़ी थी। वहां अलग अलग चैम्बर्स मौजूद थे, जैसे किसी ने उन्हें बाकायदा बनाया हो। लेकिन इस आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी खतरनाक जगह पर आ चुका है। अचानक जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, जमीन अचानक धंसने लगती है। ऐसा लग रहा था कि इस जगह के नीचे भी एक और चैम्बर मौजूद है। इसका पैर भी नीचे जा चुका था और वो जोर जोर से चीखता रह गया। लेकिन जाहिर सी बात है, इसकी मदद करने वाला वहां कोई भी नहीं था। बेचारा नीचे गिर जाता है और फिर सब कुछ एकदम ब्लैक आउट हो जाता है। वो पुरस्कार चीज आखिर क्या थी, ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और फिर हमें इसी जजीरे पर कुछ एक्सप्लोरर्स दिखाए जाते हैं। इन एक्सप्लोरर्स में कुछ फौजी सोल्जर्स भी शामिल होते हैं। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और फिर हमें इसी जजीरे पर कुछ एक्सप्लोरर्स दिखाए जाते हैं। इनमें बेन नाम का बहुत अमीर बिजनेसमैन भी होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि दूसरी आलमी जंग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानी फौज ने इस जजीरे पर कई बंकर्स बनाए थे, और जाहिर है इन बंकर्स के अंदर कई कीमती और कदीम चीजें मौजूद हो सकती थी। बेन को वैसे भी पुरानी चीजें जमा करने का बहुत शौक था, इसीलिए इसने एक कैप्टन और कई फौजियों को पैसे दिए थे ताकि वो उनकी हिफाजत करें। उनके साथ केला नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट भी होती है, जो अपनी रिसर्च के जरिए बेन की मदद करने वाली थी। फिलहाल तो वो सब सिर्फ एक्सप्लोर ही कर रहे थे, क्योंकि अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। कैप्टन अपने सोल्जर्स के साथ ये पूरी तरह इंश्योर कर रहा था कि वो बेन और उसकी गर्लफ्रेंड को किसी भी तरह की चोट नहीं लगने देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उनकी प्रोटेक्शन जरूर करेगा। अब सारे सोल्जर्स अपने कैप्टन के दिए हुए कमेंट्स को फॉलो करते हुए अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक जगह से किसी सोल्जर के चीखने की आवाज आती है। ये देखकर सब लोग एकदम चौंक जाते हैं और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि एक गार के अंदर से किसी इंसान का स्केलेटन बाहर निकल रहा है। बेन और उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तीसरे सोल्जर का सिर्फ एक जोक था। इससे कुछ नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ सबको डराने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन को यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो इस सोल्जर को डांट भी देता है। लेकिन इसी दौरान बातों बातों में उन्हें एक बंकर भी मिल जाता है। अब बेन जेसिका से कहता है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए, शायद वहां से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मिल जाएं। लेकिन जेसिका इस जगह के अंदर जाने से थोड़ा डर रही होती है। इसीलिए बेन कैप्टन और सोल्जर से कहता है कि तुम लोग बाहर रहो, मैं खुद जेसिका के साथ अंदर जाकर उसकी मदद करता हूं।
अंदर पहुंचने के बाद जितनी भी यूनिक थिंग्स मौजूद थी वो दोनों उन्हें एक्सप्लोर करने लगते हैं। वहां बाहर की तरफ कैप्टन और सोल्जर्स के दरमियान भी बातचीत चल रही होती है कि आखिर बेन यहाँ क्यों आया है। अपनी जान को खतरे में डालकर इतनी दूर सिर्फ एक बंकर के लिए आना, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अब बंकर के अंदर बेन और जेसिका को सर्च करते हुए 2 सोल्जर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। वो मुकम्मल तौर पर स्केलेटन्स बन चुके थे और उनके बैजेस देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों जापानीज सोल्जर्स थे। जेसिका सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद सिर्फ इतना कहती है कि वो अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन जेसिका बेन को कुछ और डिटेल्स में बातें नहीं बताती और इसे अपने साथ बाहर ले आती है। अब उन्हें थोड़ा और एक्सप्लोर करना होगा ताकि एक परफेक्ट स्पॉट मिल सके जहां वो पुरस्कार चीज मौजूद है जिसके लिए जेसिका यहां आई है। अब सफर करते हुए हमें इस आइलैंड का मंजर दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा सुनसान था। वहां इतने ज्यादा दरख्त और पौधे थे कि वो किसी भी सोल्जर्स के छुपने के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती थी। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जापानीज आर्मी ने इस आइलैंड को मुंतखब किया था। यहाँ से वो दुश्मनों पर नजर रखते और बड़ी आसानी से उन पर हमला कर देते थे। अब वो सब लोग सफर करते हुए एक बहुत पुराने माइनिंग एरिया के पास पहुंचते हैं। ये माइनिंग एरिया कई साल पुरानी थी और मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, लेकिन अचानक उन्हें इसी माइनिंग एरिया के बिल्कुल नीचे एक डोर नजर आता है। यह दरवाजा कितनी गहराई तक जाता है और उसके अंदर क्या मौजूद है, यह सब एक बहुत बड़ा मिस्ट्री था। कैप्टन तो सजेस्ट करता है कि शायद हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बेन की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ चुकी थी। वो किसी भी हाल में अंदर जाकर देखना चाहता था कि वहां आखिर क्या चीज मौजूद है। अगर वहां कोई एंशंट थिंग्स हुई तो वो उन्हें अपने पास रख लेगा। आगे बढ़ते हुए वो लोग इस स्केलेटन्स वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां लोगों को काट कर खाया गया था। वहां वो अपने एक सोल्जर की डेड बॉडी भी देखते हैं जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। फिर भी किसी तरह हिम्मत करते हुए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। बेन, इसकी गर्लफ्रेंड और वो सोल्जर इस जगह तक भी पहुंच जाते हैं जहां उन मशकूक सोल्जर्स को उन क्रीचर्स ने मारा था। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि कहां जाएं, इसीलिए वो सीधा कैप्टन और जेसिका के पास जाने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त अचानक कई सारे गैंगस्टर्स ऊपर की तरफ से फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहां का पूरा माहौल एकदम क्याटिक हो जाता है। हर तरफ गोलियां चल रही थीं और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए माइनिंग एरिया के अंदर भागने लगते हैं। कैप्टन के सोल्जर्स भी फौरन जवाब देना शुरू कर देते हैं और दुश्मनों पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी बेन, जेसिका और उसकी गर्लफ्रेंड की जान बचाना थी। अब तकरीबन जब सब लोग माइनिंग एरिया के अंदर पहुंच चुके थे तभी अचानक गैंगस्टर्स ने एक ग्रेनेड अंदर फेंक दिया। ग्रेनेड इतनी तेजी से फटा कि पूरा एंट्रेंस ही तबाह हो गया। कैप्टन का एक सोल्जर लोगों को बचाने की कोशिश में वहीं मलबे के नीचे दब गया। इस जबरदस्त धमाके की वजह से माइनिंग एरिया का आधे से ज्यादा हिस्सा कोलैप्स हो गया था। यानी अब साफ था कि वो सब लोग इस जगह के अंदर फंस चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इन गैंगस्टर्स को उनकी लोकेशन का पता कैसे चला। उन्होंने आखिर उन पर हमला क्यों किया, ये बात अभी तक एक बहुत बड़ा राज बनी हुई थी। कुछ देर बाद सब लोग दोबारा होश में आते हैं और देखते हैं कि उनमें से कितने लोग जख्मी हुए हैं। कैप्टन का एक सोल्जर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इसी वक्त काफी सोचने के बाद बेन आखिरकार एक ऐसी हकीकत बताता है जो उसने अब तक सबसे छुपाई हुई थी। बेन कहता है कि कई साल पहले मेरे फादर भी इस आइलैंड पर आए थे। उनका मानना था कि इस आइलैंड पर बहुत बड़ी मिकदार में गोल्ड और ट्रेजर छुपा हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी इस ट्रेजर को तलाश नहीं कर पाया। इसीलिए सिर्फ बेन और जेसिका को मालूम था कि इस आइलैंड पर खजाना मौजूद है, और यही एक बड़ी वजह थी कि वो लोग यहाँ आए थे। बेन अंदाजा लगाता है कि शायद जिन गैंगस्टर्स ने उन पर हमला किया उन्हें भी इस ट्रेजर के राज के बारे में मालूम हो गया था,
और उसी वजह से अब सबकी जान खतरे में है। कैप्टन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। इससे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि बैन ने ये इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं दी। अगर वो पहले बता देता तो शायद आज ये सिचुएशन पैदा ना होती। कैप्टन को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि इसका एक सोल्जर मारा गया। अब कैप्टन फैसला करता है कि वो अपने लोगों को लेकर वापस जाएगा। वो साफ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बैन के ट्रेजर मिशन का हिस्सा नहीं बनेगा। बैन और जेसिका ये बात समझ जाते हैं, लेकिन मसला ये था कि वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था। बड़े बड़े पत्थर एंट्रेंस पर गिर चुके थे और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब उन्हें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना पड़ेगा। कैप्टन और बाकी सोल्जर्स आगे बढ़कर पूरे एरिया को चेक करने लगते हैं। अचानक उन्हें सामने एक रास्ता नजर आता है। शुरू में वो रास्ता एक छोटी सी केव जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो इस रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे जो नीचे की तरफ जा रहा था, तब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो सिर्फ इस गार का एंट्रेंस है। अंदर एक बहुत बड़ा बंकर बनाया गया था। आखिर इस जगह के अंदर कौन कौन सी खतरनाक और हैरान कुन चीजें छुपी हो सकती हैं, ये कुछ देर बाद सबके सामने आने वाला था। कैप्टन और उसके सोल्जर्स के पीछे चलने वाले बाकी लोग खौफ के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। जब वो इन सीढ़ियों से नीचे उतरे तो सब एक लकड़ी के पुल के सामने पहुंच गए। शुरू में सबको लगा कि ये पुराना पुल उनका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और टूट जाएगा, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो अब भी काफी मजबूत था। जैसे ही उन लोगों ने पुल पर कदम रखा, अचानक वहां की सारी लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गई। कैप्टन फौरन सबको रुकने का इशारा करता है क्योंकि उसे शक था कि शायद यहाँ कोई दुश्मन मौजूद हो सकता है। इस जगह पर बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए थे जो कई साल पहले की जापानीज गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते थे। लेकिन कैप्टन के जहन में एक सवाल था कि अगर ये सब चीजें इतनी पुरानी हैं तो फिर ये लाइट्स खुद ब खुद कैसे जल गई। इतने सालों तक कोई जनरेटर खराब हुए बगैर काम नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ था कि कोई ना कोई इन लोगों पर नजर रख रहा है और अब उन्हें हर कदम बहुत एहतियात से उठाना होगा। कैप्टन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और पूरी टीम के साथ लकड़ी का पुल क्रॉस कर लेता है। पुल पार करने के बाद वो एक बड़े चेंबर में पहुंचते हैं जो देखने में किसी पुराने स्टोर रूम जैसा लग रहा था। वहां बहुत सारी मेडिसिन्स रखी हुई थी, साथ ही ऐसे खास मैक्स भी मौजूद थे जो आम वर्कर्स इस्तेमाल नहीं करते थे। ये सब चीजें किसी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट या किसी खतरनाक रिसर्च का हिस्सा लग रही थी। जब उन्होंने मजीद तलाश शुरू की तो उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले। इन डॉक्यूमेंट्स में इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था जो जापानीज गवर्नमेंट उन लोगों के साथ करती थी जो जंग के दौरान पकड़े जाते थे। यानी उन कैदियों पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और उन्हें टॉर्चर का सामना करना पड़ता था। उन्हें वहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किए जाने वाले प्लान्स, अटैक्स और सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन मिल गई थी। उनका पूरा प्लान, वो किस तरह अटैक करने वाले हैं और आगे क्या करेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था। लेकिन कैप्टन को इन तमाम चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। वो मान ही नहीं पा रहा था कि जापानीज सोल्जर्स इस जगह का इस्तेमाल इतने बड़े ट्रेजर को छुपाने के लिए करेंगे। उसने साफ कह दिया कि शायद ये पूरी इंफॉर्मेशन गलत है और वो बैन और जेसिका का साथ बिल्कुल नहीं देगा। अब हमें एक और सोल्जर दिखाया जाता है जो अपने कैप्टन के हुक्म के मुताबिक वहां गार्ड कर रहा होता है। अचानक इसे महसूस होता है कि इसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। वो जो भी था उसने मास्क पहना हुआ था और अजीब हरकतें कर रहा था। लेकिन जैसे ही इस सोल्जर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चीज वहां से गायब हो चुकी थी। वो जो भी था, एक बात क्लियर हो गई थी कि इस पूरी गार के अंदर वो लोग अकेले नहीं हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सोल्जर्स के दरमियान टेंशन बढ़ने लगती है और उनके दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। सब जानना चाहते थे कि आखिर ये जगह कौन सी है और जिस ट्रेजर की बात हो रही है क्या वो वाकई मौजूद भी है या नहीं। आखिरकार जेसिका बैन की तरफ देखकर कहती है कि अब पूरी हकीकत बताने का वक्त आ गया है। बैन अभी भी कुछ रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन जेसिका कैप्टन और बाकी सोल्जर्स को सब सच बता देती है।
वो कहती है कि ये जगह कोई माइनिंग एरिया नहीं है। ये पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था जिस पर जापानीज गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया था और फिर इस जगह को एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना दिया गया। यहाँ वो दुश्मन सोल्जर्स को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनका मकसद इंसान को किसी दूसरी किस्म की मखलूक में तब्दील करना था। वो इंसान तो रहेंगे लेकिन किसी दूसरे के कंट्रोल में होंगे। इन तमाम फोटोज और डॉक्यूमेंट्स से ये बात साबित हो जाती है। लेकिन जहां तक गोल्ड की बात है, जिस पर कैप्टन को यकीन नहीं था, इसका कोई भी सॉलिड प्रूफ मौजूद नहीं था। जेसिका भी कहती है कि हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि वो ट्रेजर इसी जगह कहीं मौजूद है। अब ट्रेजर और गोल्ड की बात करते हुए बाकी सोल्जर्स भी थोड़ा लालच में आ जाते हैं। उन्हें भी गोल्ड चाहिए था और अपनी लाइफ में काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। इसीलिए कुछ सोल्जर्स इस ट्रेजर के बारे में पूछने लगते हैं और वो इसमें इंटरेस्टेड नजर आते हैं। कैप्टन जाहिर है अपने सोल्जर्स के इस रवैये से नाराज था, लेकिन इस वक्त उनका एक सोल्जर बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। इसकी देखभाल की जा रही थी और किसी को नहीं मालूम था कि वो कब तक जिंदा रह पाएगा। कैप्टन ने अपने सोल्जर्स से साफ कह दिया कि हम आगे जाकर सिर्फ बाहर निकलने का रास्ता तलाश करेंगे, न कि गोल्ड के चक्कर में मजीद अंदर जाएंगे। कैप्टन अपने साथ एक सोल्जर ले लेता है और बाकी सबको इसी स्टर रूम में रुकने के लिए कहता है ताकि कोई भी खतरे में ना पड़े। लेकिन बैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो चाहता था कि पूरा ट्रेजर सबसे पहले उसे मिले और गोल्ड पर सिर्फ इसी का हक हो। अब उन सब चीजों के दरमियान जॉन नाम का जख्मी सोल्जर वहीं रह जाता है, जिसके साथ कैप्टन और जेसिका रुकने का फैसला करते हैं। जबकि बैन अपनी गर्लफ्रेंड और बाकी सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि बैन का असल मकसद यहाँ से बाहर निकलना नहीं बल्कि सबसे पहले ट्रेजर तलाश करना था। इसने इस मिशन पर लाखों डॉलर्स खर्च किए थे, इसलिए वो अपना प्रॉफिट जरूर हासिल करना चाहता था। इसी वजह से वो बाकी सोल्जर्स की मदद से मुसलसल आगे बढ़ते चले गए। अब जख्मी पड़े हुए सोल्जर जॉन के पास कैप्टन जेसिका से कुछ बातें करता है। कैप्टन जेसिका को अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि पहले वो बहुत सेल्फिश था। आर्मी में होने के बावजूद वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। इसने अपनी जिंदगी में बहुत सी जंगें लड़े और कई लोगों को मारा, लेकिन कुछ वक्त बाद इसने ये सब छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक इसने किसी की जान नहीं ली। जेसिका कैप्टन की स्टोरी सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ बैन और बाकी सोल्जर्स एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां नीचे की तरफ बहुत सारी आयरन ग्रिल्स लगी हुई थी। देखने से लगता था कि ये कोई अलग रूम है जहां मुख्तलिफ किस्म के डेंजरस काम किए जाते थे। बैन को नीचे की तरफ एक हेलमेट भी मिलता है जिस पर अस आर्मी के बारे में लिखा हुआ था, यानी यह साफ था कि यहाँ पहले अस सोल्जर्स जरूर आए होंगे। जब सोल्जर्स हिफाजत करते हुए थोड़ा और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक्सपेरिमेंट्स से मुतालिक चीजें मिलती हैं जो जाहिर कर रही थी कि ये सब इंसानों पर किए जाते थे। यानी जेसिका की बताई हुई बात बिल्कुल सही साबित हो रही थी। ये वो जगह थी जहां पकड़े गए कैदियों पर टॉर्चर और डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। सिर्फ यही नहीं, उन्हें बड़े बड़े जार्स भी नजर आते हैं जिनके अंदर इंसानों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे। ये मंजर इतना ज्यादा खौफनाक था कि कोई भी इसे देखकर उल्टी कर दे। लेकिन बैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस पूरी जगह को मजीद एक्सप्लोर करने लगता है, क्योंकि चाहे ये जगह कितनी ही डरावनी क्यों ना हो, इसे ट्रेजर तलाश करना था। अब दूसरी तरफ जॉन नाम का वो सोल्जर जो ग्रेनेड अटैक में बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, उसे जमीन पर कुछ हरकत महसूस होती है। जब वो गौर से देखता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज इसे जमीन के अंदर खींच रही है। जैसे ही वो इसे देखने की कोशिश करता है, अचानक वो खुद जमीन के अंदर गिरने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी के शुरू में वो गैंगस्टर जमीन के अंदर गिरा था। किसी ने जॉन को मिट्टी के अंदर से ही खींच लिया था। कैप्टन और जेसिका जैसे ही ये देखते हैं, वो फौरन उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। वो जल्दी जल्दी इस गले के अंदर खोदने लगते हैं ताकि जॉन को बचाया जा सके। किसी तरह वो अंदर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जॉन पहले ही मर चुका होता है।
इसका पूरा जिस्म ऐसे गिर रहा होता है जैसे किसी ने उसकी बॉडी पर एसिड डाल दिया हो। जब वो गौर से इर्द गिर्द देखते हैं तो वहां कई इंसानों के स्केलेटन्स मौजूद होते हैं, यानी इस गार के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो लोगों को मार रही है और उन्हें बहुत खतरनाक तरीके से खा जाती है। जेसिका ये सब देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। कैप्टन और जेसिका अभी खुद को संभाल ही रहे होते हैं कि अचानक उन पर हमला हो जाता है। किसी ने दोनों को मारकर बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो गोल्ड तलाश करने के लिए अलग रास्ते पर निकल गया था, लेकिन अचानक इन सोल्जर्स पर किसी ने अटैक कर दिया। ये ऐसे लोग थे जिनकी पूरी बॉडी गुल चुकी थी और उनके चेहरों पर लोहे जैसी अजीब चीजें लगी हुई थी। देखने से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान हैं या फिर जानवर। वो इतनी खतरनाक तरीके से सोल्जर पर हमला करते हैं कि इसकी आंख तक फोड़ देते हैं। वो बेचारा सोल्जर किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब गौर से देखा गया तो पता चला कि उन अजीब क्रीचर जैसे लोगों ने जो मास्क पहना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही मास्क कहानी के शुरू में इस गैंगस्टर को मिला था। यानी असल राज अब आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रहा था। इन खतरनाक क्रीचर्स ने एक सोल्जर को मार दिया और अब सिर्फ दूसरा सोल्जर बाकी रह गया था। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रीचर्स की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही थी। काफी लड़ाई के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब वो हार मान लेता है और लगता है कि अब ये सब क्रीचर्स उसे खत्म कर देंगे। लेकिन शायद इस सोल्जर को अंदाजा नहीं था कि ये क्रीचर्स कितने खतरनाक हैं और आखिरकार ह्यूमनॉइड क्रीचर्स ने इसे भी मार दिया। दूसरी तरफ कैप्टन और जेसिका को दिखाया जाता है जिनके सामने मास्क पहना हुआ एक आदमी खड़ा था। इसके हाथ में वेपन था और वो खुद को वर्ल्ड वॉर 2 का जापानीज सोल्जर बता रहा था। कैप्टन और जेसिका अपना सर झुकाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो जापानीज सोल्जर कहने लगता है कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 जीत चुका है और हर तरफ उन्हीं का राज हो चुका है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। इसी वजह से वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यही रह रहा है और कभी बाहर नहीं निकला। लेकिन जेसिका उसे साफ बताती है कि जापान जंग हार चुका है। उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था और अब 21वीं सेंचुरी चल रही है। ये सुनकर वो जापानीज सोल्जर अचानक शॉक हो जाता है और अपना वेपन नीचे कर देता है। तब जेसिका उसे टैबलेट पर कुछ वीडियोस दिखाती है। इन वीडियोस में साफ नजर आ रहा था कि जापानीज गवर्नमेंट के लीडर सरेंडर कर रहे हैं, यानी वो सब जंग हार चुके थे और जंग कई साल पहले खत्म हो चुकी थी। इस जापानीज सोल्जर ने अपना मास्क हटाया तो पता चला कि उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका था। वो बहुत ज्यादा शॉक में था क्योंकि उसे ये बात मालूम ही नहीं थी और तब से इसे यही लग रहा था कि बाहर अभी भी जंग जारी है। इसी वजह से वो कई सालों से यहीं कैद है। अगर उसे ये बात थोड़ी पहले पता चल जाती तो वो अपने साथी को बचा लेता, क्योंकि जो सिपाही स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था वो पहले ही मर चुका था। जब वो जापानी सोल्जर थोड़ा जज्बाती होकर जमीन पर गिर पड़ा तो कैप्टन ने मौका देकर उसका वेपन अपने सामने रख लिया। ये इसलिए क्योंकि इसके साथ डील करना खतरनाक हो सकता था। कैप्टन और जेसिका पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो इस अनजान सोल्जर से सारी हकीकत मालूम कर सकें। उन्होंने पूछना शुरू किया कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई और इतने सालों बाद भी तुम यहाँ कैसे जिंदा हो। तब वो सोल्जर बताता है कि जापानी साइंसदानों ने उनके ऊपर जो इंजेक्शन और एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ये इसी का नतीजा है। यानी इन सोल्जर्स की टीम पर मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात किए गए। ये सब इस वादे के साथ किया जाता था कि तुम कभी बूढ़े नहीं होगे और तुम्हारी जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। साइंसदानों ने बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था और जो एक आध रास्ते बच्चे थे उनके बारे में सिर्फ उन्हीं को मालूम था। ये सुनकर जेसिका और कैप्टन काफी शॉक हो गए, लेकिन वो सोल्जर बताता है कि जापानी साइंसदान यहाँ नहीं रुके। वो अपने एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हम सबको यहाँ कैद कर लिया और अलग अलग इंजेक्शन देने लगे। इस इंजेक्शन के जरिए वो असल में ऐसी आर्मी बनाना चाहते थे जो कभी मरे नहीं और हमेशा उनके लिए काम करे।
यानी जापान के लिए ऐसे सोल्जर्स जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकी और अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकी। उन्हें न कोई आसानी से मार सकता था और न ही वो हमेशा के लिए खत्म होते थे, क्योंकि कुछ वक्त बाद वो दोबारा जिंदा हो जाते थे। इस जापानी सोल्जर ने जापान की एक डार्क हकीकत सबके सामने रख दी थी, यानी ऐसी फौज बनाने का मंसूबा जो खुद ही पूरे मुल्कों पर कब्जा कर सके। कैप्टन और जेसिका परेशान होकर इससे बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। वो खौफनाक सोल्जर बताता है कि पहला रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन एक और रास्ता है, ताहम वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें बेन और बाकी सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो ट्रेवल करते हुए एंट्रेंस के पास पहुंच गए थे, लेकिन पता चलता है कि पत्थर गिरने की वजह से वो रास्ता बंद हो चुका है। अब वो यहां से बाहर नहीं निकल सकते। इस बात से सबके दरमियान टेंशन फैल जाती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई दूसरा रास्ता हो सकता है या नहीं, लेकिन अचानक वही अजीब सा क्रीचर ऊपर से हमला कर देता है। वो बेन को मारना चाहता था। इनफैक्ट इसने बेन को गिराकर जख्मी भी कर दिया, लेकिन बाकी सोल्जर्स जिनके पास गन्स मौजूद थी फौरन इस क्रीचर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके सर में बहुत सारी गोलियां लगने के बाद जाकर वो खामोश हो जाता है। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये किस किस्म का क्रीचर है। इसकी पूरी बॉडी गल चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे कंट्रोल कर रहा हो। जब सोल्जर्स इस क्रीचर के सर को गौर से देखते हैं तो वहां कुछ सिंबल्स बने हुए थे और लिखा था कि ये कौन सा सोल्जर है और उसकी उम्र कितनी है। जापानीज सोल्जर जिस इंजेक्शन की बात कर रहा था ये वही था, यानी साइंटिस्ट एक लेवल और आगे जा चुके थे ताकि वो इंसानों को खतरनाक जानवर जैसे क्रीचर्स में कन्वर्ट कर सकी। काफी बात करने के बाद आखिरकार जेसिका को रास्ता मिल जाता है, इसीलिए वो कैप्टन और इस जापानीज सोल्जर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। यहाँ बेन अपनी गर्लफ्रेंड और दोनों सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ रहा था। तब वो एक और चेंबर में पहुंचते हैं। इस चेंबर में साफ नजर आ रहा था कि सामने एक अजीब और खतरनाक क्रीचर बैठा हुआ है जिस पर पहले से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। तब जाकर बेन और उसकी गर्लफ्रेंड को समझ आता है कि जिस ट्रेजर की बात इस आइलैंड पर की जाती थी वो कोई सोना कीमती चीज नहीं थी, बल्कि वो यही मिस्टीरियस लिक्विड था जिसे साइंटिस्ट ने बनाया था। अगर इस लिक्विड को किसी इंसान की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो भी ऐसे ही खतरनाक क्रीचर्स में तब्दील हो जाएगा। बेन काफी सोच में पड़ जाता है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड साफ कहती है कि हमें ये लिक्विड लेकर जाना चाहिए। अगर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाए तो उसकी बहुत ज्यादा कीमत मिल सकती है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि इस लिक्विड की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। बेन ने भी आगे का कुछ सोचे बगैर इस लिक्विड को अपने पास रख लिया। अब वो सोल्जर्स मजीद आगे बढ़ते हैं ताकि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। वहां एक बहुत बड़ा डोर था जिसे ओपन करने के बाद एक गहरी गार नजर आती है। अब जैसे ही वो गार के अंदर आगे बढ़ने के लिए कदम रखते हैं तो एक शॉकिंग चीज सामने आती है। सामने कई सारे क्रीचर जैसे इंसान मौजूद थे जो एक आर्मी की तरह खड़े हुए थे, यानी ये वही फाइनल सोल्जर्स थे जिन्हें साइंसदानों ने बनाया था और जापानी गवर्नमेंट चाहती थी उन्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करे। इस गार के अंदर एक बहुत बड़ी जापानी आर्मी मौजूद थी जो पूरी तरह से इमोर्टल थी। एक्सपेरिमेंट की वजह से न उन्हें दर्द महसूस होता था और न ही उन्हें आसानी से मारा जा सकता था। इनके अंदर सिर्फ एक ही जुनून था कि सामने जो भी आए उसे खत्म कर दे। अब वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी आर्मी को जगा दिया था। वो सब हथियारों से लैस थे और अब क्रीचर सोल्जर्स की पूरी आर्मी उनके ऊपर हमला कर देती है। बेन, इसकी गर्लफ्रेंड और बाकी बचे हुए सोल्जर्स वापस चैम्बर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक सोल्जर को तलवारों से बहुत बुरी तरह मार दिया जाता है। ये अजीब और गरीब इंसान नुमा क्रीचर्स उन्हें एक ही हमले में खत्म कर देते हैं। किसी तरह बेन अपनी गर्लफ्रेंड और दूसरे सोल्जर के साथ एक चैम्बर तक पहुंच जाता है और वहां से नीचे जाने लगता है। अभी उन क्रीचर्स से बचना सबसे जरूरी था,
क्योंकि अगर वो एक बार पकड़े गए तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हुए वो दोबारा इसी जगह पहुंच जाते हैं जहां इंसानों के स्केलेटन मौजूद थे और जहां सबको मारकर खाया जाता था। वहां उन्हें अपने इस सोल्जर की डेड बॉडी भी नजर आती है जो पहले जख्मी हालत में पड़ा था। फिर भी वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। बैन, इसकी गर्लफ्रेंड और वो सोल्जर इस जगह तक भी पहुंच जाते हैं जहां इन अजीब क्रीचर्स ने दूसरे सोल्जर को मारा था। अब उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ जाए, इसीलिए वो सीधा कैप्टन और जेसिका की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन पता चलता है कि इन इमॉर्टल सोल्जर्स की पूरी आर्मी हर जगह फैल चुकी है। वो अपने शिकार को ढूंढ रही थी ताकि उसे खत्म कर सके। बैन के ऊपर एक क्रीचर ने हमला कर दिया था जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया था। अब यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड बैन के लिए काफी परेशान होने लगती है कि कहीं वो मर ना जाए। इसीलिए पता नहीं वो क्या सोचती है और फौरन वो इंजेक्शन निकालकर बैन के जिस्म में लगा देती है। इसे लगता था कि इस इंजेक्शन की वजह से बैन जिंदा बच जाएगा। अब वो सारे इमॉर्टल सोल्जर्स भी इस जगह पहुंच जाते हैं जहां कैप्टन और जेसिका मौजूद थे। कैप्टन और जेसिका अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो जापानी सोल्जर जो पहले ही इन्फेक्टेड था खुद को सरेंडर कर देता है। तमाम इमॉर्टल सोल्जर्स इतने बेरहम थे कि वो लोगों को बहुत ही खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार देते थे। सब लोग आगे बढ़ रहे थे लेकिन बैन की गर्लफ्रेंड उन्हें धोखा दे देती है। वो सिर्फ बैन के बारे में सोच रही थी, इसीलिए उसे लेकर एक गार के अंदर छुप जाती है। लेकिन यहाँ बैन के जिस्म में जो लकोट गया था उसका असर होना शुरू हो जाता है। वो भी उन्हीं इमॉर्टल लोगों में तब्दील होने लगता है। इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि कुछ ही देर में वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार देता है। यानी ये लकोट वाकई काम करता था। दूसरी तरफ कैप्टन और बचा हुआ एक सोल्जर भी उन क्रीचर्स के हाथ लग जाते हैं और वो उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। कैप्टन मर जाता है और उसके साथ बचा हुआ सोल्जर भी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन देखकर लगता है कि इन सोल्जर्स के पास सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि हाई IQ वाला दिमाग भी है। वो न सिर्फ उसे अच्छी तरह रोक लेते हैं बल्कि मिलकर उसे भी खत्म कर देते हैं। यानी अब तकरीबन सभी मर चुके थे, सिर्फ जेसिका बची थी। जेसिका वहां से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर लेती है और पानी के रास्ते ऊपर आ जाती है, लेकिन इसके साथ पानी के अंदर से कोई और भी बाहर आ चुका था। वही इमॉर्टल सोल्जर बाहर निकलता है जिसने जेसिका को पकड़ लिया और इसे मार डाला। आहिस्ता आहिस्ता पूरी इमॉर्टल सोल्जर्स की आर्मी बाहर आ जाती है और अब वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां वो सबको मारने वाले थे। यानी इससे ये बात कन्फर्म हो जाती है कि अब शायद एक नई जंग शुरू होने वाली है। ऐसी जंग जहां वो इमॉर्टल सोल्जर्स जिन्हें एक्सपेरिमेंट्स के जरिए बनाया गया है लोगों को चुन चुनकर मारेंगे। हमारी ये कहानी भी इसी खतरनाक एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती है।